शुभ समाचारों की कर लेते हैं। यूक्रेन से भारतीयों को लाने का मिशन करीब करीब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशन गंगा ने कैसे लौटाई है यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीयों की मुस्कान, इसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। यूक्रेन के सबसे मुश्किल मोर्चे से भी भारतीय छात्र लौट रहे हैं। ये छात्र सूमी और इरपिन में फंसे हुए थे। ये वो इलाके हैं जहां पर भीषण जंग इस वक्त चल रही है। युद्ध के इस मुश्किल मोर्चे से रेस्क्यू की क्या है इनसाइड स्टोरी, थोड़ी देर में आपके सामने होगी। देखिए, जंग के बीच बात अमन की आशाओं की भी करने जा रहे हैं। बताएंगे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने के लिए दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और तमाम कोशिशें क्या की जा रही हैं। शांति के इन प्रयासों में कैसे जुड़ गया है भारत, ये भी आपको समझाएं। बात हम उस आर्थिक स्ट्राइक की भी करने वाले हैं जो देर रात बाइडेन ने रूस पर की है। समझेंगे अर्थ से कैसे अनर्थ को रोकने की कोशिश हो रही है और बाइडेन के ऐलान की बात कैसे दबाव में है पुतिन। साथ ही साथ आपको लिए चलेंगे सीधे इंदौर, जहां एक बेटी ने जमीन पर रंगोली का आसमान रच दिया है। रंगों की ये भव्य तस्वीर भी थोड़ी देर में आप तक आपके बीच में होगी। तो चलिए शुरू करते हैं शुभ समाचारों को, शुभ सिलसिला। शुभ समाचारों में सबसे पहले उस जंग की बात करते हैं जो लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इस बीच शांति की अपील बहुत तेजी से हो रही है। यूक्रेन पर रूस का कहर थमे, इसके लिए दुनिया ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस युद्ध ने यूक्रेन से उसका सब कुछ छीन लिया है। 40 लाख से ज्यादा यूक्रेन नागरिकों के वतन छोड़ने की बात भी इस वक्त सामने आ रही है। इस बीच जंग के मोर्चे से भारत के लिए राहत भरी तस्वीरें आई हैं। जंग के सबसे मुश्किल मोर्चे से भारत ने अपने छात्रों को निकाल लिया है। देखिए, यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर सूमी और इरपिन, जहां सबसे भीषण जंग चल रही है, वहां पिछले कई दिनों से भारतीय फंसे थे, जिन्हें मिशन मोड पर वहां से निकाल लिया गया है। आज रूस ने मानवीय आधार पर युद्ध विराम का ऐलान किया है ताकि विदेशी नागरिकों को सुरक्षित यूक्रेन से निकाला जा सके। उधर भारत ने यूक्रेन से न केवल अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला है, बल्कि पाकिस्तान के नागरिकों को भी यूक्रेन से निकालने में मदद कर रहा है भारत। ये देखिए कमाल की बात, यूक्रेन से निकलकर पाकिस्तानी छात्रा ने कैसे भारत सरकार को धन्यवाद बोला, आपको सुनवाते हैं। For supporting us all. I'm very thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. और चलिए आपको बताते हैं ऑपरेशन गंगा कैसे हजारों भारतीयों की मुस्कान की वजह बन रहा है और इस मिशन की मिसाल दुनिया में क्यों दी जा रही है। देखिए, भारत ने सूमी के सबसे मुश्किल मोर्चे से भी देखिए छात्रों को रेस्क्यू किया है, इवैक्यूएट किया है। अच्छी बात तो यह है कि यूक्रेन और रूस की सेना ने रेस्क्यू में भारत की बढ़ चढ़कर मदद की है। देखिए, 20,000 में से 17,000 से ज्यादा को भारत ने ऑपरेशन गंगा के तहत एयरलिफ्ट किया है। अच्छी खबर यह भी है कि हंगरी और पोलैंड में एयरलिफ्ट का काम पूरा कर दिया गया है। बिल्कुल, और साथ ही साथ देखिए ऑपरेशन गंगा के तहत हम आपको बता दें, एयरफोर्स के C-17 ग्लोबस्टर ने एक के बाद एक 10 उड़ानें भरी, जो बहुत बड़ा होता है वायुसेना का ये विमान। हम आपको बताते हैं वायुसेना ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों से 2056 भारतीयों का रेस्क्यू अभी तक किया है। बुखारेस्ट की बात की जाए तो यहाँ से करीब 21 उड़ानों से भारतीय वापस आए हैं। बुखारेस्ट के रास्ते आए भारतीयों की बात करें तो ये संख्या 4,000 से ज्यादा रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी तादाद। और इसके अलावा बात करें अगर रोमानिया की, तो सुसेवा से 9 उड़ानें जो हैं उन्होंने उड़ान भरी और 1,820 भारतीय वहां से वापस आए। हंगरी की अगर बात करें तो हंगरी के शहर बुडापेस्ट, जिसका नाम आप बार बार सुन रहे थे, 28 उड़ानों के जरिए पूरे 5,571 भारतीयों की वतन वापसी हुई है। स्लोवाकिया के शहर कोसीसे से 5 उड़ानें भरी गई हैं और इससे 909 भारतीयों को वतन वापस लाया गया है। पोलैंड के शहर रेजजो से 11 उड़ानों के जरिए 2400 से ज्यादा भारतीय वापस देश लौट पाए हैं। बिल्कुल, युद्ध शुरू होने के आसपास ही यूक्रेन की राजधानी से एक उड़ान से 242 भारतीय वतन वापस आ चुके हैं अभी। तो लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा उड़ानें संचालित की जाएं ताकि जल्द से जल्द वहां से भारतीयों को निकाला जा सके। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का आज 14वां दिन है, लेकिन युद्ध क्षेत्र से राहत भरी खबर यह आ रही है कि आज रूस ने यूक्रेन में मानवीय संघर्ष विराम की घोषणा कर दी है। यह सीजफायर लोगों तक मदद पहुंचाने और यूक्रेन के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए एक प्रयास है। खबर यह भी है कि लगातार हमले झेल रही यूक्रेन को मदद के तौर पर अमेरिका जो है $100 करोड़ खर्च करने जा रहा है। इस बीच देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने
अंदेशा जताया है कि करीब 40 लाख लोग यूक्रेन छोड़ सकते हैं। हालांकि भारत के लिए युद्ध के मोर्चे से अच्छी खबर है, भारत ने युद्ध क्षेत्र सुमी से भारतीय छात्रों को रेस्क्यू कर लिया है। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच भारत ने यूक्रेन से अपने लगभग सभी नागरिकों की सुरक्षित वापसी कर ली है। सबसे मुश्किल हालात में सुमी में फंसी करीब 700 छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया। रूसी फौज और यूक्रेनी सेना के बीच गोलीबारी में पिछले 12 दिनों से फंसे इन छात्रों ने अब राहत की सांस ली है। ऑपरेशन गंगा के तहत करीब 18,000 छात्रों को निकाला जा चुका है, लेकिन सुमी से 700 छात्रों को निकालना सबसे मुश्किल था और इसकी वजह थी उस इलाके में लगातार हो रही बमबारी। मुश्किल हालात को देखते हुए खुद पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। जेलेंस्की और पुतिन से बातचीत के बाद सुमी से भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी इसको बड़े पर्सनली सारे प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं। जयशंकर जी भी बड़े हैंड्स ऑन तरीके से इसको कर रहे हैं और मेरे जो कॉलीग्स बाकी मिनिस्ट्रियल थे, हम लोग अपना काम करके लौट आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बाकी जो हमारे बच्चे हैं 700 के करीब, इनको भी जल्द सुरक्षित देश में वापस लाया जाएगा। सुमी में लगातार हमलों के बीच फंसे 700 छात्रों को निकालना आसान नहीं था। पीएम की यूक्रेनी और रूसी राष्ट्रपति से बातचीत का ही नतीजा रहा कि रूस ने सीज फायर का ऐलान किया और वहां नागरिक गलियारा खोलने पर तैयार हो गए। यूक्रेन ने भी नागरिक गलियारा खोलने पर सहमति जताई। इसके बाद यूक्रेन सरकार के सहयोग से सभी भारतीय छात्रों को बसों के जरिए सुमी से निकाल लिया गया। इस दौरान रेड क्रॉस और भारतीय दूतावास के अधिकारी मौजूद रहे। सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि दूसरे देश के नागरिकों और छात्रों को भी बसों के जरिए सुमी से निकाला गया। पीएम ने सबसे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर 35 मिनट तक बात की। मोदी ने जेलेंस्की से बातचीत में यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार द्वारा दी गई मदद के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को धन्यवाद दिया और सुमी में फंसे भारतीयों को निकालने पर चर्चा की, जिसके बाद जेलेंस्की ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके बाद पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी फोन पर लंबी बातचीत की। मोदी ने पुतिन से 50 मिनट की बातचीत में सुमी में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने में सहयोग देने का आग्रह किया। पुतिन ने संबंध में पीएम मोदी को आश्वासन दिया कि भारतीयों को निकालने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर बनाया जाएगा। भारत ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया था। We have also reiterated our urgent demand for safe and uninterrupted passage for all innocent civilians, including Indian nationals remaining in Ukraine. We are deeply concerned that despite our repeated urgings to both sides, the safe corridor for our students stranded in Sumy did not materialize. बहरहाल यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में फंसे भारतीय छात्रों के साथ साथ उच्च स्तर पर कूटनीतिक प्रयास के जरिए अब सुमी में फंसे करीब 700 भारतीय छात्रों को भी निकाल लिया गया है। निश्चित तौर पर सभी भारतीयों के लिए ये सुकून देने वाली गुड न्यूज है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 18,000 छात्रों की स्वदेश वापसी के साथ ही ऑपरेशन गंगा को लगभग पूरा माना जा रहा है। यूक्रेन के 4 पड़ोसी देशों के जरिए भारत लाए जा रहे छात्रों में से 2 देश हंगरी और पोलैंड गए केंद्रीय मंत्री अपना मिशन पूरा कर लौट आए हैं और सबसे मुश्किल हालात में फंसे सुमी से भी छात्रों को निकाला जा चुका है। चौदहवें दिन भी रूस यूक्रेन में जंग जारी है। झुकने को कोई तैयार नहीं। यूक्रेन में रूस बरसा रहा है बम। जेलेंस्की ने कहा, मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। रूसी बमबारी के बीच यूक्रेन में हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं।
ऐसे में भारत अपने 18,000 नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित वापस ले आया है। मंगलवार को यूक्रेन के सूमी में सबसे मुश्किल हालात में फंसे करीब 700 भारतीय छात्रों को भी निकाल लिया गया। इसके अलावा ऑपरेशन गंगा के तहत सुशेवा से 2 विशेष नागरिक विमानों के जरिए 410 भारतीयों को भी एयरलिफ्ट किया गया है। मंगलवार को भी करीब 1200 छात्र अलग अलग फ्लाइट से देश वापस आए हैं। छात्रों के चेहरे पर घर लौटने का सुकून है। तो हमने सोचा नहीं था कि हम वहाँ से निकल पाएंगे, पर फिर भी निकल गए और इंडियन एम्बेसी ने फिर हमारी मदद की। हमने उनसे बात की, उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि ऐसा करो, पर वो तुम्हारे रिस्क पे है, तुम्हें बाहर जाना है, हम वहाँ पे अभी नहीं पहुँच सकते। पर फिर भी हमने ट्राई किया और हम सक्सेसफुल हुए। एम्बेसी ने बहुत मदद की। बॉर्डर पे हमें बहुत परेशानी हुई थी, वहाँ तक हम बहुत परेशान हुए। उसके बाद जो मदद की वो हम भूल नहीं पाएंगे। जो एडवाइजरी में लिखा था कि फ्लैग लगा के जाना, उससे बहुत ज़्यादा मदद मिली हमको। और मेरे ख्याल से हर सिटी से जो भी इंडियन स्टूडेंट्स गए हैं और जिन्होंने भी एडवाइजरी फॉलो की है टू फिक्स अ फ्लैग ऑन योर व्हीकल, उससे बहुत मदद मिली है। और हमारे जो दोस्त है खारकी में जो पाकिस्तानी है, उन्होंने भी इंडियन फ्लैग्स लगा के वहाँ से वो लोग बॉर्डर तक पहुँचे हैं। खारकिव या फिर पिशोचन में थे तो वो वॉर जोन थी, वहाँ पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट की इतनी हेल्प नहीं आ पाई थी, कोशिश करके भी नहीं आ पाई थी। तो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल था, लेकिन आगे इवैक्यूएशन बसेस के लिए या फिर हमारी फ्लाइट्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया। खाना वाना वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रोवाइड हुआ है, तो थैंक यू उसके लिए। हमें अच्छा लग रहा है कि हम वापस आए हैं, अपनी कंट्री में वापस आए हैं। हमारी सरकार ने हमारी मदद की है। बट जो बच्चे वहाँ पे फंसे हैं वो आज भी वही दिक्कतें, वही परेशानियाँ फेस कर रहे हैं। उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स वो चीज़ें वापस से फेस कर रहे हैं। उनको भी चिंता हो रही है। तो मैं कहूँगा कि उनको जितनी जल्दी निकाला जा सके, हमारी तरह आज वो भी यहीं पे खड़े होंगे। हालांकि युद्ध का मैदान बने यूक्रेन से इतनी बड़ी तादाद में भारतीय छात्रों की वापसी आसान नहीं थी। रूस और यूक्रेन में जब विवाद गहरा रहा था, तभी भारत सरकार ने वहां रह रहे छात्रों को एडवाइजरी जारी करना शुरू कर दी थी। लेकिन तब इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात बन जाएंगे। जंग की आहट मिलते ही भारत सरकार ने भारतीय छात्रों की वापसी के लिए तेजी से प्रयास करने शुरू किए। ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों को वापस लाने की कवायद शुरू हो गई। विशेष विमानों और C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए हर रोज हजारों छात्रों की वापसी को मुमकिन किया जाने लगा। कंट्री जिसमें वॉरलाइक कंडीशंस हैं भी, देयर हैज बीन मिलिट्री एक्शन, वहां से बच्चों को निकालना, कुछ लोग खुद आए, कुछ लोग जो ग्रुप्स में थे उनको हम गाइड कर पाए, कुछ लोग ऐसे थे who were on their own, they were on their own. So every situation is different. Earlier governments have also dealt with the evacuation missions and they have also made the effort, but यहाँ पे the ground situation was very different. यूक्रेन का हवाई क्षेत्र रूस की सैन्य कार्रवाई के बाद 24 फरवरी से ही बंद है। ऐसे में भारत को अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया जैसे पड़ोसी देशों के रास्ते विशेष विमानों के जरिए वापस लाना पड़ा। भारत ने ऑपरेशन गंगा को रफ्तार देने के लिए अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन की सरहद से लगे देशों में भेजा। हंगरी में हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे तो पोलैंड में जनरल वीके सिंह। इन दोनों देशों में मौजूद सभी भारतीय छात्रों को देश वापस लाया जा चुका है। यूक्रेन में जंग जल्दी खत्म होने के आसार नहीं। रूसी फौज यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही है। रूसी हमले की वजह से सूमी समेत दूसरे शहर तबाह हो चुके हैं। ऐसे हालात में यूक्रेन से भारतीय छात्रों को सकुशल देश ले आना सरकार की बड़ी कामयाबी है। उम्मीद की जा रही है कि 10 मार्च तक सभी छात्र अपने अपने घरों तक पहुंच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के शहरों पर हमला बोला था। रूस अब तक यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर चुका है। युद्ध के चलते यूक्रेन के लाखों लोग अन्य देशों में शरण ले चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से युद्ध को लेकर रूस से बातचीत करने का आग्रह किया था। मोदी ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से टेलीफोन पर वार्ता की और सीधी बातचीत करने की सलाह दी। दोनों देश बातचीत की टेबल पर पहुंचे भी। युद्ध के बीच मिशन शांति पर जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रूटे से बातचीत की और रूस यूक्रेन को दुश्मनी छोड़कर बातचीत की मेज पर दोबारा लाने की अपील की।
युद्ध दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, इंसानियत को बड़ी और स्थायी चोट पहुंचाता है। युद्ध की वजह से मानवता को लगने वाले जख्मों का दर्द अक्सर कई पीढ़ियां शिद्दत से महसूस करती हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले ने करोड़ों लोगों को दहशत से भर दिया है। अमेरिका और यूरोप के अभी तक के रुख से तो नहीं लगता कि रूस और यूक्रेन की जंग विश्व युद्ध में बदलेगी, लेकिन हालात कब उल्टी करवट ले लें कहा नहीं जा सकता। लेकिन युद्ध के बीच युद्ध रोकने और शांति लाने के प्रयास भी चल रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की लपटों को बुझाने में भारत की भूमिका अहम मानी जा रही है और पूरी दुनिया के निगाह भारत और प्रधानमंत्री मोदी पर है। ये मोदी की ही पहल थी जिसके चलते रूस और यूक्रेन आज बातचीत के टेबल तक पहुंचे हैं और उनके बीच 3 दौर की वार्ता हो चुकी है। दरअसल मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों से ही बातचीत की थी और युद्ध का हल आपस में सीधी बातचीत करके निकालने की नसीहत दी थी। उनकी 2 बार रूसी राष्ट्रपति से बात हो चुकी है, तो वहीं 2 बार उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी संपर्क साधा है। हर बातचीत में उनका सिर्फ एक ही मंत्र रहा है और वो ये कि कूटनीति के जरिए ही समाधान निकाला जाए। रूस इस मसले पर भारत के रुख की खुलकर तारीफ कर चुका है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से जब ये पूछा गया कि क्या भारत इस मामले में उनके साथ है, तो उन्होंने भी जवाब दिया था कि इस बारे में बातचीत की जा रही है। लेकिन पुतिन से मोदी की हुई पहली बातचीत के बाद ही स्पष्ट हो गया था कि युद्ध जारी रहने की सूरत में भारत दोनों पक्षों में से किसी भी एक के साथ खड़ा नजर नहीं आना चाहेगा। युद्ध खत्म होने तक भारत मोदी के नेतृत्व में समस्या के कूटनैतिक हल के लिए तटस्थ समाधानकर्ता की भूमिका में ही है। रूस यूक्रेन संकट मामले में पीएम मोदी ने नीदरलैंड के पीएम मार्क रुटे से भी बात की। बातचीत में मोदी ने फिर दोहराया कि रूस यूक्रेन की दुश्मनी को खत्म कर एक बार फिर बातचीत के रास्ते पर आना ही पड़ेगा। पीएम मोदी की माने तो रूस और यूक्रेन का बातचीत की टेबल पर आना एक स्वागत योग्य कदम है और इसी से जल्द कोई समाधान निकाला जा सकता है। हालांकि समाधान निकलेगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत जरूर होती दिख जाएगी। अभी के लिए ना रूस पीछे हटने को तैयार है, ना ही यूक्रेन हार मानने वाला है। हाँ, मोदी मिशन शांति में जुटे हैं और दुनिया भारत के इस रुख को सराह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस और यूक्रेन में जंग थमने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच रूस को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका ने उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने रूस से गैस और तेल का आयात नहीं करने का फैसला लिया है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि उनके इस फैसले से अमेरिकी जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में नया अमेरिका ने रूस पर लगाए कड़े प्रतिबंध। ब्रिटेन भी रूस पर आर्थिक प्रतिबंध के पक्ष में। रूस ने जताया कड़ा ऐतराज। माना जा रहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लंबा नहीं चलेगा, लेकिन ये जंग 14वें दिन भी जारी है। यूक्रेन को रूस के मुकाबले बेहद कमजोर माना जा रहा था, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जंग के मैदान में अब भी डटे हैं। अमेरिका समेत नाटो देशों ने जब यूक्रेन के समर्थन में सैनिक नहीं भेजने की बात कही, तो एक बार को लगा कि जंग बस अब खत्म ही है। लेकिन अब रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका कमर कस चुका है। अमेरिका भले ही अपने इस बात पर कायम है कि वो यूक्रेन का साथ देने के लिए युद्ध में अपने सैनिक नहीं भेजेगा, लेकिन अमेरिका ने जो वैकल्पिक चाल चली है उस पर रूस ने कड़ा ऐतराज जताया है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ बड़ा आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका अब रूस से गैस और तेल का आयात नहीं करेगा। Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a move that has strong bipartisan support in Congress and, I believe, in the country. Americans have rallied to support their Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war.
राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि रूस को कड़ा आर्थिक झटका देने के लिए उन्होंने ये फैसला किया है, जिसे अमेरिकी जनता का समर्थन हासिल है। बाइडेन ने माना कि अमेरिकी जनता को भी इस फैसले से परेशानी उठानी पड़ सकती है। Teams are actively discussing how to make this happen, and today we remain united. We remain united in our purpose to keep pressure mounting on Putin and his war machine. This is a step that we're taking to inflict further pain on Putin, but there will be cost as well here in the United States. I said I would level with the American people from the beginning. And when I first spoke to this, I said defending freedom is going to cost. It's going to cost us as well in the United States. जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका के इन फैसलों से रूस को लगातार बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। We are enforcing the most significant package of economic sanctions in history, and it's causing significant damage to Russia's economy. It has caused Russian economy to, frankly, crater. The Russian ruble is now down to 50%, by 50% since Putin's announced his war, and preventing Russia's central bank from propping up the ruble and to keep its value up. They're not going to be able to do that now. We cut Russia's largest banks from the international financial system, and it has crippled their ability to do business. रूस के खिलाफ अमेरिका के सैक्शन के बाद कई बड़ी कंपनियों ने रूस में अपना कामकाज समेटने का ऐलान कर दिया है। इनमें पेप्सी और कोका कोला के अलावा अमेरिकी दूरसंचार कंपनी लुमेन टेक्नोलॉजीज ने भी रूस में अपना कामकाज समेटने का ऐलान कर दिया है। वहीं अमेरिका ने रूस से पेट्रोलियम उत्पादों और कोयले के आयात पर लेन-देन पूरा करने के लिए 22 अप्रैल तक की समय सीमा तय की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के इस फैसले का स्वागत किया है। जेलेंस्की ने कहा है, पुतिन की वॉर मशीन को झटका देने, तेल, गैस और कोयला खरीदने पर रोक लगाने के लिए अमेरिका और बाइडेन का शुक्रिया। दूसरे देश और नेता भी ऐसा करेंगे। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी ऐलान किया है कि रूस से तेल आयात इस साल के अंत तक बंद कर दिया जाएगा। बाजार को रूस का विकल्प ढूंढने के लिए ये वक्त दिया गया है। अमेरिका के इस फैसले पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। रूस ने कहा है कि यह आर्थिक परमाणु युद्ध है और अब तक के इतिहास में लगाया गया सबसे बड़ा प्रतिबंध है। अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों के जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कुछ देशों में उत्पादों और कच्चे माल के आयात और निर्यात पर रोक लगाने वाले एक डिक्री पर हस्ताक्षर किया है। अमेरिका के फैसले से चीन भी भड़क गया है। दरअसल अमेरिका के वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो के मुताबिक रूस की सहायता करने वाली चीनी कंपनियों को भी बंद किया जा सकता है। इस पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस तरह के एक तरफा प्रतिबंधों से रूस के साथ व्यापार करने वाले तीसरे पक्ष पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। रूस के खिलाफ अमेरिका के नए फैसले ने रूस यूक्रेन जंग को एक नया मोड़ दे दिया है। अमेरिका कड़े प्रतिबंधों के जरिए रूस को कमजोर करने की रणनीति पर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी प्रतिबंधों का स्वागत किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि दुनिया अब यूक्रेन के साथ है और युद्ध के बाद नए यूक्रेन की मदद के लिए पूरी तरीके से तैयार। Росія матиме повагу до міжнародного права і не буде вести війни, або вона не матиме грошей, щоб війни розпочинати. Знайдуть іншу бензоколонку. Але це не тільки про гроші. Заборона на імпорт нафти до США послабить державу-терориста економічно. रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उससे कई मोर्चों पर इस वक्त मुश्किल पैदा होती जा रही है। पहले से ही कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थी और अब रूस ने धमकी दी है कि वो यूरोप को तेल की सप्लाई रोक सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें $300 प्रति बैरल तक जा सकती हैं, जिससे जाहिर तौर पर आम जनता पर एक बड़ी मार पड़ेगी। रूस यूक्रेन जंग का प्रभाव क्रूड ऑयल पर पड़ना शुरू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। 2008 के बाद पहली बार तेल की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी हुई है। तेल की कीमतें पिछले कुछ दिनों से लगातार रिकॉर्ड बना रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत 23 जनवरी को $97 प्रति बैरल थी, 1 मार्च को $107 प्रति बैरल, 2 मार्च को $114 प्रति बैरल, 4 मार्च को $118 प्रति बैरल और 7 मार्च को बढ़कर $140 प्रति बैरल तक पहुंच गई। इसी संकट के बीच रूस ने धमकी दी है कि वो यूरोपीय देशों को तेल की सप्लाई रोक सकता है।
रूस ने कहा है कि अगर उसने तेल की सप्लाई रोकी तो तेल की कीमतें $300 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। देखिए, क्रूड के जो भाव बढ़े हैं उसके पीछे जियोपॉलिटिकल टेंशन का सबसे बड़ा हाथ है। हमने देखा है रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ है उसकी वजह से हमने क्रूड के भावों में तेजी आते हुए देखी है। ऐसा लग रहा है कि जो रशिया पे जो सैंक्शन लगाए गए हैं उससे क्रूड की सप्लाई हट हो सकती है। रशिया करीबन 10 से 12 मिलियन पर डे बैरल का जो प्रोडक्शन है वो डेली करता है। अगर रशिया पे सैंक्शन लगते हैं तो हम क्रूड की सप्लाई में गिरावट आते हुए देखेंगे। दरअसल अमेरिका ने रूस को धमकी देते हुए कहा था कि वो और उसके यूरोपीय सहयोगी रूस से तेल आयात करने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। इससे रूस बौखला गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम और उसकी करेंसी रूबल पर भारी दबाव है। इसलिए रूस ने धमकी का जवाब धमकी से दिया है। लेकिन रूस की धमकी इसलिए खतरनाक है क्योंकि यूरोपीय संघ फिलहाल अपनी जरूरत की आधी गैस, कोयला और तकरीबन 1/3 तेल रूस से आयात करता है। रूस यूरोपीय संघ को 40% गैस और 30% तेल निर्यात करता है। पिछले साल से देखें तो क्रूड की सप्लाई काफी लोअर है और अगेन अगर ऐसा सैंक्शंस लगते हैं तो क्रूड के भावों में नरमी आती हुई, जो क्रूड के जो सप्लाई है वो कम होती हुई दिखाई देगी और क्रूड के भावों में हम तेजी आते हुए देखेंगे। और अगर हमें लगता है कि अगर ऐसा रहा तो डेफिनेटली जो क्रूड के भाव हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं और जिससे जो महंगाई की मार है वो पूरे विश्व में आ सकती है। अमेरिका और सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। दुनिया की कुल तेल सप्लाई का करीब 10% रूस से ही आता है। ऐसे में अगर रूस ने तेल सप्लाई बाधित की तो तेल का भाव आसमान पर पहुंच जाएगा, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और ऐसे देशों में भारत भी शामिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं इंदौर, जहां एक बेटी ने महिला दिवस के मौके पर 12,000 स्क्वायर फीट के रंगोली रचकर सबको हैरान कर दिया, चौंका दिया। 2 दिनों की मेहनत से तैयार इस रंगोली को देखकर जिसने भी देखा वो दंग रह गया। आप भी देखिए इंदौर से आई ये शानदार तस्वीर। इंदौर की बेटी ने जमीन पर आजादी के अमृत महोत्सव का आसमान रचा तो देखने वाले देखते रह गए। इस रंगोली में रंगों के जरिए केवल आजादी के मतवालों की तस्वीर ही नहीं उकेरी गई, बल्कि रंगोली में रंगों से इंदौर की बेटी ने इतिहास रच डाला। स्क्वायर फीट की रंगोली की तस्वीर जितनी खूबसूरत है, उसके पीछे की तपस्या उतनी ही कड़ी है। शहर की बेटी शिखा शर्मा के हाथों से बनी इस रंगोली पर पूरा इंदौर इतरा रहा है। शिखा शर्मा ने 12,000 स्क्वायर फीट में इस रंगोली को 2 दिनों में पूरा किया है। रंगों से ऐसा ही चमत्कार शिखा शर्मा पहले भी कर चुकी हैं। उनके नाम 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। इस बार महिला दिवस के मौके पर महिला सशक्तिकरण को उन्होंने भव्य रंगोली में ढालकर फिर से करिश्मा कर डाला है। यहाँ पर बहुत सारे 12 पोर्ट्रेट मैंने बनाए। रानी लक्ष्मीबाई, देवी अहिल्या, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक जैसे बहुत सारे यहाँ पर मैंने जो महिलाएं हैं उनको सम्मान देने के लिए उनकी बड़ी सी रंगोली बनाई है। जमीन पर रंगोली के इस विशाल करिश्मे पर हर कोई फिदा है। इस रंगोली की सबसे खास बात यह है कि इसे शिखा और उनके 20 छात्रों ने अनोखे अंदाज में बनाया है। पूरी रंगोली दीपावली के मौके पर इस्तेमाल होने वाले साधारण रंगों से बनाई गई है। इसमें किसी भी तरह से मशीन की मदद नहीं ली गई। शहर को उम्मीद यही है कि उसकी बेटी की बनाई ये रंगोली पिछली बार की तरह फिर से विश्व रिकॉर्ड बनाएगी। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महिला दिवस पर आंध्र प्रदेश के लिए भी गुड न्यूज सामने आई है। यहां पर ईस्ट कोस्ट रेलवे में पहली बार महिलाएं ट्रेन चलाएंगी। विशाखापट्टनम से रायगाडा के लिए ऑल वुमेन क्रूज स्पेशल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, जिसमें सभी स्टाफ महिलाएं हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे महिला कल्याण संगठन के अध्यक्ष ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। ट्रेन चलाने वालों में लोको पायलट साधना कुमारी, सहायक लोको पायलट एन माधुरी और गुड्स एंड गार्ड रमैया का नाम शामिल है।
ट्रेन में 3 टिकट चेकिंग स्टाफ CVG मंगेशरी, B खिल्लार और D राधा शामिल हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है आपके फेवरेट सेगमेंट का, यानी सोशल मीडिया के वो शानदार चटपटे वीडियोस जो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाते हैं। सर्दियों में गलती से पंखे का बटन क्या दब जाए, पूरे घर वाले ऐसे देखते हैं जैसे मैं आतंकवादी हूँ। बात तो सही है। ठंड ठंड है बहुत, मैं नहाएगा नहीं साला।